तो मेरा ऐसा ज़ाती मत है कि सिर्फ मुसलमान ही अकेले इससे मुतासिर होने वाले लोग नहीं हैं। इससे बहुत समाज, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग, पंजाबी लोग, क्रिश्चियन लोग, ये सब लोग इसमें, पारसी लोग इसमें मुतासिर होने वाले हैं। तो ये आज की कंडीशन में अपना देश उस परिस्थिति में नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में जो चर्चा चल रही है, इसका सिर्फ पॉलिटिकल मकसद दिख रहा है। ये उनको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है और महज एक मुस्लिम समाज को टारगेट करने के हिसाब से इनको चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। और अगर आज के हिसाब से इसको देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, इसका ये उल्लंघन करता है। और फंडामेंटल राइट की गारंटेड रेमेडी है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे नहीं लगता कि ये लंबे समय में ये टिक पाएगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा दिख रहा है आज की तारीख में। अकोला के जाने माने एडवोकेट एम बदर साहब इस वक्त हमारे साथ है। तो सर, हम चाहेंगे आप बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हमें देखने मिल सकते हैं अगर से लागू हो जाए। देखिए, बेसिकली कैसा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मतलब है ना, वो ये है कि हर धर्म, हर जात, हर पंथ के लोगों के लिए एक समान उनका शादी का मामला, तलाक का मामला, विरासत का मामला, ये सब एक तरह का हो। और ये आर्टिकल 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें इसका प्रावधान है, जिसमें ऐसा लिखा है कि सरकार ये कोशिश करेंगी कि भाई पूरे इंडिया में हर धर्म, हर जात और हर प्रांत के लिए एक यकसा कायदा हो उनका पर्सनल मामलात का ले से कि हर मामलात में, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसमें एक थोड़ा सा बेसिक प्रॉब्लम कैसा है कि ये दो तरह के भाग है। कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियल जो चैप्टर है उसमें दो भाग है। एक है फंडामेंटल राइट, जिसका वायलेशन अगर होता है तो उसके लिए गारंटीड रेमेडी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बॉम्बे और हाई कोर्ट कोई भी। और इसी तरह से आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर किसी के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो उसकी गारंटीड रेमेडी है। इसलिए इसको एनफोर्सिएबल बाय लॉ बोलते हैं, जो फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 44 में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में जो उल्लेख है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये कायदे से एनफोर्सिएबल नहीं है, सिर्फ एक आदर्श विचार है। लेकिन अगर दोनों का क्लैश होता है, फंडामेंटल राइट से अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्लैश होते हैं, तो ये फंडामेंटल राइट है जो कि प्रिवेल करेंगे और कोर्ट को ये बंधन कारक रहेगा कि फंडामेंटल राइट को ही प्रिवेल करे। अब आते हैं अपन यक्सा सिविल कोड का जो कॉन्सेप्ट है। दे बेसिकली आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 ये जो है संविधान के, ये हर धर्म के लोगों को अपने जाति रिवाज, धर्म के अनुसार उनके बुनियादी जो हक़ाइक़ है, पर्सनल लॉ है, उसका पालन करने का, अपने धर्म की प्रोपगेट करने का ये अधिकार देता है और ये गारंटेड अधिकार देता है। जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, तो ये सबको एक ही माप से सबको आकलने का एक अंदाज, सबको एक ही लकड़ी से हकालने जैसी बात होती है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में एक बड़ा कन्फ्यूजन है और बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। अभी 22वां लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जिसने ये विषय को दोबारा उछाला है, लोगों को नोटिस दिए है। अब आम पब्लिक को एक महीने का नोटिस दिया गया है कि भाई लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड का कायदा बनाने के संबंध में सबको इन्वाइट करिए कि भाई आपका क्या विचार है तो आप रखो। बेसिकली ये चीज़ 2015-16 में भी हुई थी, लेकिन उसका जो व्यू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सिर्फ महज मुसलमानों के लिए नहीं है। इससे पारसी समाज, पंजाबी, क्रिश्चियन, ट्राइबल्स, आप साउथ के लोग, वेस्ट बंगाल साइड के लोग और यहाँ तक के नॉर्थ के लोग, ये सब लोग इससे अफेक्ट होने वाले हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए या अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है, इसके लिए ये मुद्दा उछाल रही है। जबकि उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये प्रैक्टिकेबल और फिजिबल नहीं है, क्योंकि अपने देश में अलग अलग जाति धर्म के प्रांत के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी एक प्रथाएँ है। अभी देखिए, हिंदू लॉ में 2 स्कूल चलती है, एक दया भागा स्कूल और एक मिताक्षर स्कूल।
दया भागा स्कूल ये वेस्ट बंगाल साइड के लोग और उधर उड़ीसा साइड के लोग इसको फॉलो करते हैं। वहाँ पर जो प्रथा है, शादी की प्रथा, डिवोर्स की प्रथा, विरासत की प्रथा, ये दया भागा स्कूल में अलग है। और नॉर्थ में महाराष्ट्र में मिताक्षर स्कूल चलती है, जिसकी शादी, तलाक, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन का पद्धति अलग है। इसी तरह से आप अगर साउथ में जाएंगे, साउथ के लोग भले ही वो हिंदू धर्म में काउंट होंगे, लेकिन उनकी प्रथाएं अलग है। अब ये सब लोगों को दबाव डालना, क्या आप ये सब छोड़कर एक कॉमन कोड फॉलो करो अपने शादी में, डिवोर्स के मामले में, अडॉप्शन के मामले में और विरासत के मामले में, तो ये कहीं ना कहीं जो सोशल फैब्रिक है देश का, ये इसको बिगाड़ने जैसी बात है। तो मेरा ऐसा ज़ाती मत है कि सिर्फ मुसलमान ही अकेले इससे मुतासिर होने वाले लोग नहीं हैं। इससे बहुत समाज, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग, पंजाबी लोग, क्रिश्चियन लोग, ये सब लोग इसमें, पारसी लोग इसमें मुतासिर होने वाले हैं। तो ये आज की कंडीशन में अपना देश उस परिस्थिति में नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में जो चर्चा चल रही है, इसका सिर्फ पॉलिटिकल मकसद दिख रहा है। ये उनको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है और महज एक मुस्लिम समाज को टारगेट करने के हिसाब से इनको चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। और अगर आज के हिसाब से इसको देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, इसका ये उल्लंघन करता है। और फंडामेंटल राइट की गारंटेड रेमेडी है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे नहीं लगता कि ये लंबे समय में ये टिक पाएगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा दिख रहा है आज की तारीख में। कुछ उलमाओं ने कहा है कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे जिस तरीके से हमने एनआरसी और सीए का विरोध किया। देखिए, ये बहुत समझदारी का मुजाहरा किया उन्होंने। बेसिकली क्या हो रहा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, इनका अस्तित्व जो है ये धर्म जात पे लोगों को उकसाना, डिवाइड करना, लोगों को ऐसे मुद्दों में उलझा के रखना। क्योंकि आज की तारीख में आम पब्लिक की बड़ी समस्या रोज़गार, दूसरी समस्या उनका एजुकेशन, उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेहतर ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन ये सब बातों से उलझाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अब उलेमाओं ने जो स्टैंड लिया है कि हम इसको प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, रोड पर नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि ये जो मुद्दा है इसका ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है। और इस तरह से अगर अपन प्रोटेस्ट रोड पे करेंगे तो इसका बेनिफिट पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बोलते हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करेंगे। और ये उलेमाओं को समझ गया है, इसलिए वो उनको शोषा नहीं देना चाहते। और ये बहुत सूझबूझ के अच्छा सोचा समझा फैसला है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। कुछ ऐसे वीडियोस और मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिसमें मुसलमानों से खासकर कहा जा रहा है कि अपनी राय हम पेश करें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, कैसा है, हर भारत के नागरिक को अगर कुछ कानून बन रहा है जो उनको मुतासिर करने वाला है, तो अपनी बात रखने का अधिकार है। तो मुझे लगता है कि अगर अपने पास यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में कुछ आपके पास ऐसा मटेरियल है, लीगल मटेरियल है, तो अपनी ऑब्जेक्शन दाखिल करने में हर्ज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर नागरिक जो जानता हो, जिसको उसकी अहमियत समझता हो, उसने अपनी बात अच्छे अंदाज में लीगल वे में रखनी चाहिए। ऐसा मेरा मत है।